आज हम बात करेंगे सोच की ताकत पर। अब देखिए, कई लोगों को ये बातें थोड़ी हवाई लगती हैं। हाँ, कि सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। एग्जैक्टली लेकिन हम यहाँ सिर्फ मोटिवेशनल कोट्स की बात नहीं करेंगे। हमारे पास ब्रायन ट्रेसी की किताब गेट स्मार्ट के कुछ बहुत ही मजबूत प्रैक्टिकल विचार हैं। बिल्कुल। और हमारा आज का मिशन है इन विचारों में से वो दिमागी औजार निकालना जिन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए, सफलता की मंजिल तक पहुंचने के लिए सिर्फ मेहनत का इंजन काफी नहीं होता। अच्छा, आपको सोच का एक सही नक्शा भी चाहिए, और ट्रेसी की किताब बेसिकली इसी नक्शे को बनाने की गाइड है। और इस नक्शे का जो पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है वो है अपनी नजरें दूर तक रखना। दूर तक रखना मतलब लंबी अवधि की सोच। किताब साफ कहती है कि समाज में किसी व्यक्ति का दर्जा इस बात से तय होता है कि वो कितने लंबे समय के भविष्य की योजना बना सकता है। ये बात सुनने में तो बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसका असल में मतलब क्या हुआ? क्या ये सिर्फ रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में है या कुछ और है? नहीं, रिटायरमेंट प्लानिंग तो इसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ओके। इसका असली मतलब है आज के छोटे मोटे मजे को छोड़कर कल के बड़े इनाम के लिए काम करना। अच्छा, वही डिलेड ग्रेटिफिकेशन वाली बात। बिल्कुल, इंतजार का मीठा फल वाली सोच। सोचिए, एक किसान के पास दो विकल्प हैं। या तो वो अपने पास रखे बीज खाकर आज अपनी भूख मिटा ले, या फिर उन्हें बोकर महीनों इंतजार करके एक पूरी फसल काटे। सफल लोग हमेशा फसल काटने का सोचते हैं, बीज खाने का नहीं। तो ये फसल बोने वाली सोच अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? क्योंकि रोजमर्रा की भागदौड़ में तो हम बस अगला दिन या अगला हफ्ता ही देख पाते हैं। सही सवाल है। इसके लिए किताब में एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक दी गई है, भविष्य से लौटकर सोचना। भविष्य से लौटकर सोचना? व्हाट्स बैक फ्रॉम द फ्यूचर थिंकिंग। तो कैसे करें? एक्सरसाइज के कल्पना कीजिए कि आप आज से 5 साल आगे चले गए हैं। ठीक है। और आपकी जिंदगी हर तरह से परफेक्ट है। आपका करियर, आपकी सेहत, आपके रिश्ते, सब कुछ वैसा है जैसा आप चाहते थे। अब उस भविष्य में खड़े होकर आज के अपने आप को देखिए। अच्छा, तो उस भविष्य वाले मैं से आज के मैं को सलाह देनी है, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली। आपको खुद से पूछना है, यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने आज से ऐसा क्या अलग करना शुरू किया था। दिलचस्प है। जैसे ही आप ये सवाल पूछते हैं, आपका दिमाग उन कदमों के बारे में सोचने लगता है जो आपको उठाने होंगे। शायद कोई नई स्किल सीखनी पड़े या अपनी कोई आदत बदलनी पड़े। सही बात है। जब मंजिल साफ दिखती है तो रास्ते खुद ब खुद साफ होने लगते हैं। तो लंबी अवधि की सोच हमें ये तो बता देती है कि क्या सोचना है, हमारी मंजिल क्या है। हाँ। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में हमें रोज छोटे बड़े फैसले लेने होते हैं, तो हमें कैसे सोचना चाहिए? बिल्कुल। यही पर शायद वो धीमी और तेज सोच का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी, आप कह सकती हैं, रिएक्शन मोड में जीते हैं। रिएक्शन मोड? हाँ। कोई ईमेल आया, तुरंत जवाब दे दिया। किसी ने कुछ कहा, तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। ये है तेज सोच। ये छोटे मोटे कामों के लिए ठीक है, लेकिन जिंदगी के बड़े फैसले जैसे करियर बदलना, शादी करना या कोई बड़ा निवेश करना, वो इस तरह नहीं लिए जा सकते। बिल्कुल नहीं। लेकिन आज की दुनिया तो रफ्तार के ही दीवानी है ना, सब कुछ तुरंत चाहिए। ऐसे में धीमी सोच की जगह कहाँ है? वही तो गलती है। किताब कहती है कि आपके फैसलों की क्वालिटी ही आपकी जिंदगी की क्वालिटी तय करती है। अच्छा। और अच्छे फैसले हमेशा ठंडे दिमाग से और समय लेकर ही लिए जाते हैं। इसीलिए लेखक 72 आवर का नियम की बात करते हैं। 72 आवर का नियम? हाँ, जब भी कोई बड़ा भावनात्मक फैसला लेना हो तो खुद को 72 आवर्स यानी 3 दिन का समय दें। 3 दिन? इतना इंतजार क्यों? क्योंकि 3 दिनों में जो शुरुआती भावनाएं होती हैं, जो उत्साह होता है, वो शांत हो जाता है। आप उस फैसले के अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं पर साफ दिमाग से सोच पाते हैं। अच्छा, और इसी तरह का कोई और नियम भी है? हाँ, किसी को काम पर रखने जैसे जरूरी फैसलों के लिए 30 डे का नियम है, ताकि आप जल्दबाजी में कोई गलत इंसान ना चुन ले। एग्जैक्टली। ये नियम असल में भावनाओं को आपके फैसलों पर हावी होने से रोकते हैं। सोच को व्यवस्थित करने के लिए भी किताब में गोस्पा मॉडल का जिक्र है। ये सुनने में किसी कॉर्पोरेट मीटिंग का शब्द लगता है। हाँ, लगता है। क्या ये आम इंसान के लिए भी काम का है? ये सिर्फ एक्रोनिम नहीं है, ये एक पूरा रोड मैप है। कैसे? मान लीजिए किसी का गोल यानी लक्ष्य है अपना स्टार्टअप शुरू करना। ठीक है, ये तो एक बड़ा सपना हो गया। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों पर। वो होगा अगले 6 महीनों में एक बेसिक प्रोडक्ट लॉन्च करना और पहले 100 ग्राहक बनाना। देखिए, ये एकदम साफ और नापने लायक है। हाँ,
अब ये हकीकत के धरातल पर लग रहा है। इसके बाद आती हैं स्ट्रैटेजीज यानी रणनीतियां। आप ये 100 ग्राहक कैसे लाएंगे? डिजिटल मार्केटिंग से या किसी के साथ पार्टनरशिप करके। और फिर सबसे जरूरी चीज प्रायोरिटीज और एक्शंस, प्राथमिकताएं और कार्य। हाँ, यानी इस हफ्ते और आज आपको क्या करना है? प्रोडक्ट का पहला पेज डिजाइन करना है या 10 संभावित ग्राहकों को फोन करना है? समझ गया। ये मॉडल आपकी सोच को आसमान से जमीन पर ले आता है। बिल्कुल। तो हमारे पास मंजिल है और GOSPA जैसे मॉडल से नक्शा भी बन गया। लेकिन किताब में एक बड़ी मजबूत लाइन है, सफलता का मतलब लक्ष्य है, बाकी सब सिर्फ बातें हैं। हाँ, ये बहुत पावरफुल लाइन है। लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि लक्ष्य को सिर्फ सोचो मत, लिखो। सच कहूं तो ये सुनने में थोड़ा जादुई लगता है। क्या सिर्फ लिखने भर से कुछ होता है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये जादू नहीं, दिमाग का विज्ञान है। अच्छा। लिखे तो वो कागज कहीं खो गया। लेकिन ठीक 30 दिन बाद उनकी जिंदगी में गजब के बदलाव आ चुके थे और उनमें से ज्यादातर लक्ष्य पूरे हो गए थे, बिना उस लिस्ट को दोबारा देखे। हाँ, बिना उसे दोबारा देखे। ये कैसे हुआ? जब आप किसी लक्ष्य को लिखते हैं तो आप उसे अपने दिमाग के एक खास हिस्से, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, उसके लिए प्रोग्राम कर देते हैं। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम? हाँ, ये आपके दिमाग का गूगल सर्च इंजन है। अच्छा। एक बार आपने इसे बता दिया कि आपको क्या चाहिए, तो ये दुनिया में उस लक्ष्य से जुड़ी हर अवसर और जानकारी को आपके लिए हाईलाइट करने लगता है। मतलब बिना लिखे लक्ष्य सिर्फ एक ख्वाहिश है और लिखा हुआ लक्ष्य एक कमांड है। और ये बात उस विचार से भी जुड़ती है कि सिर्फ व्यस्त रहने और वाकई कुछ हासिल करने में फर्क है। ऑफिस में हम देखते हैं कुछ लोग दिन भर भाग दौड़ करते हैं पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। हाँ, और यहीं पर 80-20 का नियम आता है। किसी भी कंपनी में 20% लोग 80% नतीजे देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 80% लोग काम नहीं करते, वो करते हैं, लेकिन वो उन कामों में उलझे रहते हैं जिनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो किताब इसे कैसे समझाती है? किताब इसे 3 का नियम यानी लॉ ऑफ 3 से समझाती है। 3 का नियम, ये क्या है? आप अपने सारे कामों की एक लिस्ट बनाइए और खुद से पूछिए, अगर मैं आज इनमें से सिर्फ एक काम कर पाता तो वो कौन सा होता जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक काम चुन लिया। उस पर गोला लगाइए, फिर पूछिए अगर सिर्फ 2 कर पाता तो, और फिर 3। किताब कहती है कि आपके यही 3 काम आपके 90% योगदान के लिए जिम्मेदार हैं। दिन की शुरुआत इन्हीं 3 कामों से कीजिए, बाकी सब बाद में। ये व्यस्त रहने और परिणाम देने का फर्क है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो नक्शा है, सबसे तेज रास्ता भी पता है, लेकिन आज की दुनिया में रास्ते रोज बदल रहे हैं। बिल्कुल। आज जो हाईवे था, कल शायद वहां काम चल रहा हो। यहाँ पर लचीली सोच की जरूरत पड़ती है। और ये आज के दौर में शायद सबसे जरूरी स्किल है। किताब में ब्लैकबेरी का बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ब्लैकबेरी। एक जमाना था जब उनके फोन के बिना कोई मीटिंग पूरी नहीं होती थी। वो बाजार के राजा थे। सही बात है। लेकिन वो अपनी सफलता के आराम में इतने डूब गए कि उन्होंने आईफोन के खतरे को एक मजाक समझा। और नतीजा हम सब जानते हैं। आज ब्लैकबेरी सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। तो इस तरह की कठोर सोच आती कहां से है? इसके दुश्मन कौन है? इसके 3 बड़े दुश्मन हैं। पहला है कंफर्ट जोन यानी आराम का दायरा। ये बड़ा आरामदायक होता है। मुझे याद है मैं सालों तक एक ही रास्ते से ऑफिस जाती थी क्योंकि वो मेरा रास्ता था। एक दिन ट्रैफिक की वजह से गूगल मैप्स ने मुझे एक अलग गली से भेजा। अच्छा। वो रास्ता 10 मिनट छोटा था। मैं सालों से सिर्फ आदत की वजह से अपना समय बर्बाद कर रही थी। अरे वाह। दूसरा दुश्मन है डर, खासकर नाकामयाबी का डर। और तीसरा है सीखी हुई लाचारी। सीखी हुई लाचारी? हाँ, मतलब ये मान लेना कि कुछ नहीं बदल सकता, हालात ऐसे ही रहेंगे। तो इन दुश्मनों से लड़ने का क्या तरीका है? इसके लिए किताब में जीरो बेस्ड थिंकिंग नाम की एक तकनीक है। जीरो बेस्ड थिंकिंग? हाँ, आपको अपने जीवन के हर हिस्से को देखकर खुद से एक सवाल पूछना है। क्या सवाल? आज जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसे जानने के बाद क्या मैं आज फिर से इस रिश्ते में आता? क्या मैं आज फिर से नौकरी शुरू करता? क्या मैं आज फिर से ये पैसा यहाँ लगाता? अरे वाह। तो जीरो बेस्ड थिंकिंग का मतलब है अपनी जिंदगी का एक तरह से ऑडिट करना। बिल्कुल। ये तो थोड़ा डरावना भी हो सकता है। मतलब ये सोचना कि शायद मेरी नौकरी या मेरा कोई रिश्ता आज के हिसाब से एक गलत फैसला है। ये डरावना लग सकता है, लेकिन असल में
ये आजाद करने वाली सोच है। और अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल ही सब कुछ छोड़ दें। तो फिर इसका मतलब है कि अब आपको बदलाव की योजना बनाना शुरू करना होगा। ये सवाल आपको अतीत के बोझ से आजाद करता है। ये आपको उन चीजों को पकड़े रहने से रोकता है जो अब आपके लिए काम नहीं कर रही। ये तनाव कम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। बिल्कुल। तो अब तक हमने मंजिल, नक्शा, गाड़ी और रास्ते बदलने की कला, इन सब पर बात कर ली। लेकिन इन सब के केंद्र में है वो ड्राइवर जो ये सब कुछ कर रहा है, यानी हम खुद। हाँ, हमारी अपनी सोच, हमारा नजरिया। बिल्कुल। और यहीं पर किताब का सबसे गहरा सिद्धांत आता है, जिसे वो लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कहते हैं। लॉ ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस। इसका सरल मतलब है कि आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का आईना है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब है कि अगर आपके दिमाग में अव्यवस्था और नकारात्मकता है तो आपका डेस्क, आपके रिश्ते और आपका बैंक अकाउंट भी शायद अव्यवस्थित ही होगा। मतलब दुनिया हमें वही लौटाती है जो हम अंदर से होते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को अमीर बनना है तो उसे अमीर सोच अपनानी होगी। लेकिन इस अमीर सोच का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब महंगे ब्रांड्स के बारे में सोचना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर सोच का मतलब है हमेशा मूल्य बनाने यानी क्रिएटिंग वैल्यू के बारे में सोचना। अच्छा। वो ये नहीं सोचते कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, वो सोचते हैं कि मैं लोगों की कौन सी समस्या सुलझा सकती हूँ या मैं ऐसा क्या दे सकती हूँ जिसकी लोगों को जरूरत है। मतलब पैसा मूल्य का सह उत्पाद है। बिल्कुल। आप मूल्य पैदा कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। वो शॉर्टकट नहीं ढूंढते, बल्कि अनुशासन, मेहनत और लगातार सीखने की आदतें बनाते हैं। और इस सोच का एक और बड़ा हिस्सा है नकारात्मकता से निपटना। किताब कहती है कि नकारात्मक भावनाएं हमारी खुशी और सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है। सबसे बड़ी दुश्मन। और इन सभी भावनाओं की जड़ में एक ही चीज है, दोष देना। हाँ, जब हम ट्रैफिक के लिए, अपने बॉस के लिए या अपनी किस्मत को अपनी परेशानियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो हम अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनके हाथों में दे देते हैं। हम खुद को एक विक्टिम या शिकार बना लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन 100% जिम्मेदारी लेना थोड़ा मुश्किल नहीं है। मान लीजिए ट्रैफिक की वजह से कोई लेट हो गया, तो इसमें उसकी क्या गलती? ये जिम्मेदारी लेने का सबसे बड़ा भ्रम है। जिम्मेदारी का मतलब गलती मानना नहीं है। तो क्या है? इसका मतलब है अपनी प्रतिक्रिया की जिम्मेदारी लेना। ट्रैफिक आपके हाथ में नहीं है, लेकिन घर से 15 मिनट जल्दी निकलना आपके हाथ में है। बात तो सही है। जिस पल आप कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, आप असल में कह रहे होते हैं समाधान मेरे हाथ में है। उसी पल सारी नकारात्मक भावनाएं खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अब आप विक्टिम या शिकार नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो ये साफ है कि सफलता कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सोचने के उन खास तरीकों का नतीजा है जिन्हें सीखा और अपनाया जा सकता है। पहले लंबी अवधि की सोच से मंजिल तय करना, फिर लक्ष्यों के नक्शे पर उसे उतारना, 80-20 नियम से सबसे जरूरी कामों पर ध्यान देना, बदलाव आने पर लचीला रहना, और आखिर में हर हाल में अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना। सही कहा। जैसा कि किताब में कहा गया है, आप वही बनते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर समय सोचते हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि अपनी सोच बदलकर अपनी दुनिया बदली जा सकती है। लेकिन ये सवाल उठता है कि किसी व्यक्ति की सफलता में उसकी मानसिकता का कितना योगदान है और बाहरी परिस्थितियों जैसे कि वो किस सामाजिक और आर्थिक माहौल में पैदा हुआ है उसका कितना। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। हमें ये भी सोचना होगा कि ये दिमागी औजार उन लोगों के लिए कितने कारगर हैं जिनकी शुरुआती लाइन ही दूसरों से बहुत पीछे है। क्या सिर्फ सोच बदलना ही हर चुनौती से पार पाने के लिए काफी है?